इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब फिर से देख लीजिए, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमारा नया टॉपिक क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो डेरिवेशंस अब हम करने जा रहे हैं, इनको ना केवल आपको लर्न करना है बल्कि आपको इनको कम से कम 3 बार सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ये जो डेरिवेशंस हैं ये कई बार आते हैं। इस बार भी आए थे, पिछले बार भी आए थे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, और आपको भी एग्ज़ाम में ये आएंगे ही आएंगे। तो या तो इनके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं या इनका डेरिवेशन ही आता है। तो आप इनको डेरिवेशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इनके 3 केस होते हैं, एक एक्सियल, कोएक्सियल, एट एनी अदर पॉइंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल केस, इन कोएक्सियल केस और इन एनी अदर पॉइंट। अब आपको डायरेक्ट नहीं देंगे कि आपको एक्सियल केस में निकालना है या कोएक्सियल केस में या किसी अदर पॉइंट पे निकालना है। अब ये भी आपको फाइंड करना होगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको जरा देखते हैं। एक्सियल केस मतलब क्या, आप केवल इस डाइपोल को देखिए, ए बी एक डाइपोल है, क्या है या नहीं पहले देखें। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है। अब अगर इनको मिलाने वाली एक्सिस को आगे या पीछे बढ़ाने पर कोई पॉइंट P आता है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मतलब ये क्या है, एक्सिस पर, एक्सिस के आगे बढ़ाने पर, तो इसे हम बोल देंगे एक्सियल केस। मतलब जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ आ रहा है, डाइपोल से होकर जाने वाली एक्सिस पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल केस। अब अगर हम बात करें कोएक्सियल की, तो दो पॉइंट को मिला, डाइपोल को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, मतलब अगर यहाँ 2L था, देखिए इसलिए हमने इसको LL किया हुआ है, तो इसके सेंटर पॉइंट से सीधी लाइन जाए, जो परपेंडिकुलर लाइन जाए, उस पर अगर कोई पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसे हम बोलेंगे कोएक्सियल केस। और थर्ड वन कि अगर ये पॉइंट है और पॉइंट भी कहाँ है, कहीं भी, ना इस बाइसेक्टर पे ना एक्सिस पे, और कहीं भी है, तो उसे क्या बोलेंगे, एट एनी अदर पॉइंट। तो मतलब हमारे पास टोटल 3 केस हो गए, एक्सियल, कोएक्सियल और एनी अदर। अब हम तीनों की डेरिवेशन देखते हैं अलग अलग केस में कि कब कैसे कौन सा लगाना हुआ है। एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि आपका कोई भी मेजरमेंट होगा वो हमेशा कहाँ होगा, डाइपोल के सेंटर पॉइंट से। मतलब P की वैल्यू जो हम कभी भी निकालेंगे वो हमेशा कहाँ से निकालेंगे, डाइपोल के सेंटर पॉइंट से। मतलब कि अगर ये 2L था तो इसका बीच में पॉइंट आएगा O, जिससे यहाँ से L और यहाँ से L, इसलिए हमने इसको 2L लिया था ताकि डेरिवेशन में दिक्कत ना हो हमारे लिए। एक्सियल केस, एक डाइपोल AB है जिसके एक्सिस AB को आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट P है जो कि डाइपोल के सेंटर O से R डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर हमें इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से पहले अपन डायमेंशन देख लें। अगर ये 2L था तो सेंटर से इसकी वैल्यू L, इसकी वैल्यू L। सेंटर से हमारी ये वैल्यू आई कितनी, R, मतलब कि OP इक्वल टू R। तो AP की वैल्यू कितनी हो गई, AP इक्वल टू कितना हो गया, ये R और ये L, तो कितना हो गया, R प्लस L। BP की वैल्यू, तो O से P तक था R और O से B कितना है, L, तो B से P कितना हो गया, R माइनस L। ये 3 डायमेंशन हमारी आ गई। अब हम निकालेंगे E1, मतलब P पर पॉइंट A के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब पॉइंट के कारण बोल रहे तो पॉइंट के कारण पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए, मतलब कि कौन सा, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² वाला। तो यहाँ देखें E1, इसको हमने नाम दिया है E1, तो ये क्या आएगा, 1/4πε0। चार्ज कितना है इस पर, Q, मैग्नीट्यूड लेंगे हम, साइन नहीं लेंगे, Q, और डिस्टेंस कितना है, AP का स्क्वायर। अब जरा डायरेक्शन भी देखें, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो ये P भागेगा या आएगा, कहाँ आएगा, अट्रैक्ट, मतलब कि P से A की ओर। तो हमने इसको डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, अलोंग PA। अब AP की वैल्यू पुट कर दीजिए, R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 आ गई। अब P पर पॉइंट B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो वही फॉर्मूला E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/BP²। अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये भागेगा, तो ये P भी नहीं होगा, क्या होगा, BP की डायरेक्शन में होगा। तो अलॉन्ग हमने क्या लिखा हुआ है, BP, और BP की वैल्यू कितनी हमने अभी निकाली थी, R माइनस L, यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया,
E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर अलॉन्ग BP, इक्वेशन 2। अगर हम मैग्नीट्यूड देखें इनका तो दोनों का है मैग्नीट्यूड अलग है। अब पॉइंट P पर एक जा रहा है इस साइड, एक जा रहा है इस साइड। E1 कहाँ लग रहा है? इस साइड। E2 कहाँ लग रहा है? इस साइड। मतलब 180 डिग्री पर हैं, तो इनका आंसर क्या होगा? या तो E1 माइनस में E2 कर दो या E2 से E1 माइनस कर दो, लेकिन जो E आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो मतलब मैग्नीट्यूड E2 माइनस E1। अब हम यहाँ देखते हैं कौन बड़ा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे हम तो ये पाएंगे कि ये थोड़ा वैल्यू बड़ा हुआ है। तो आप E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 कुछ भी कर सकते हैं। साइन अगर आपका नेगेटिव आता है तो आप क्या कर लेंगे, उसको बाद में उसको मॉड लगा के पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ r माइनस एल है और यहाँ r प्लस एल है, तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू छोटी है, तो मतलब कि ओवरऑल इसकी वैल्यू बड़ी होगी। ये वैल्यू बड़ी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी। तो हम इसको क्या लेंगे? E2 माइनस E1। अब अगर आपने E2 को बड़ा लिया हुआ है तो डायरेक्शन भी, आंसर भी आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा? BP की डायरेक्शन। मतलब कि जो ओवरऑल आंसर आएगा वो किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू 1/, तो डायरेक्शन आपने क्या ली हुई? BP। अब डायरेक्शन आप हमेशा लगाते जाइए। कॉमन ले लीजिए 1/4πε0 Q, बचा क्या? 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये आपने कॉमन ले लिया हुआ है। अब यहाँ से देखें अगर तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और दोनों का मल्टीपल वही जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं, तो ये आ जाएगा r+L का होल स्क्वायर माइनस r-L का होल स्क्वायर अपॉन r-L स्क्वायर इंटू r+L का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, अब यहाँ ये देखिए ये लिखा हुआ है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ab का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, और ये प्लस 2l माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2rl और 2rl 4rl। और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है a माइनस बी और ये लिखा हुआ है a प्लस बी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ऊपर अलग से स्क्वायर लगा हुआ, तो ये आ गया हमारा होल स्क्वायर। अब क्यू को अंदर ले आइए तो क्या आ जाएगा 4QLR, वही जो का क्यों। अब मैं इसको 4 को क्या 2 × 2 लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया 2QR और 2R। 2QL इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है 2QL, क्योंकि हमें डाइपोल की बात करें तो डाइपोल मूवमेंट तो लेके आना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2QL की जगह हमने क्या रख दिया P, और बाकी एज इट इज। अब हम जानते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में जो एल की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर R4, आर से आर कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा आंसर 1/4πε P2R/R4, मतलब कि आर से आर कैंसिल 2P/R की, और डायरेक्शन क्या आएगी BP के अकॉर्डिंग, मतलब डायरेक्शन जो आएगी वो कैसे आएगी माइनस से पॉजिटिव की ओर। ये डायरेक्शन याद रखिएगा, अगले वीडियो आगे समझ में आएगा। तो ये हमारा हो गया एक्सियल का पूरा डेरिवेशन। कोएक्सियल केस, कोएक्सियल केस आपको पता है कि आपका दो डाइपोल हैं, सॉरी दो चार्ज हैं जो कि डाइपोल बना रहे हैं AB, ये देखिए माइनस Q और प्लस Q। ये पॉइंट सेंटर O है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मतलब O से फिर से P की दूरी कितनी होगी हमेशा R, मतलब कि जो भी पॉइंट चार्ज लेंगे हमेशा कितना लिखते हैं R डिस्टेंस पर लेंगे। अब अगेन हमें यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले वो डायमेंशन निकालनी होगी। तो हम बात करें AB के बीच का डिस्टेंस कितना है 2L, तो AO इक्वल टू OB इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा L। OP इक्वल टू कितना दिया हुआ है R। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी A से P तक निकालनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और B से P तक निकालनी पड़ेगी, मतलब हमें AP चाहिए होगा और BP चाहिए होगा। तो हमें मालूम है ये L है ये R है, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा ये √R² प्लस L², ये भी कितना आ जाएगा √R² प्लस L²। तो हमारा क्या आ गया OP इक्वल टू R, और AP और BP की वैल्यू कितनी आ गई √R² प्लस L²। अब फिर वही पॉइंट्स कि क्या करेंगे, पहले P पर किसके कारण निकालेंगे A के कारण, तो A के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका हमने नाम दिया है E1। E1 की वैल्यू आएगी हमारी 1/4πε0 Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर, मीन्स ये हमारा आ गया R² प्लस L², इक्वेशन 1। डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन क्या है, जो आपका पॉइंट जो टेस्ट चार्ज होता है हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो ये क्या आएगा हमेशा इस साइड। E1 की डायरेक्शन आपको ये दी हुई है। अब ऐसे ही B के कारण इस पे आएगी
तो वैल्यू क्या आएगी आप डायरेक्ट देखिए 1/4πε0 Q/r² प्लस L² का होल स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ देखिए BP की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो E2 कहाँ जा रहा है, इस साइड। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों का डिस्टेंस r सेम है, तो E1 की वैल्यू इक्वेशन 1 भी सेम है, E2 की वैल्यू इक्वेशन 2 भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। अब बात करते हैं इसके वेक्टर डिकम्पोजिशन की। E1 कहाँ जा रहा है, इधर। E2 कहाँ जा रहा है, इधर। तो E कहाँ जाएगा, इधर बीच में कहीं। एक्सियल केस में तो सीधा सीधा था, 180 डिग्री था तो हमने उसको सीधा माइनस कर दिया था। यहाँ माइनस नहीं कर पाएंगे, यहाँ वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो जरा यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये आपका था E1, केवल जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ आप वो देखो, ये क्या था E2। अब हमने माना कि ये जो हमारा रिजल्टेंट E है ये E1 से थीटा और E2 से थीटा बना रहा हुआ है, तो इसके दो कंपोनेंट, तो ये आएगा E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, ये आएगा E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। ये हमारे इस तरीके से आएंगे। आगे हम इसको देख, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा मतलब 180 डिग्री का एंगल है, मतलब हम यहाँ इसको क्या ले सकते हैं, टोटल E कितना आ जाएगा, E2 sin थीटा माइनस E1 sin थीटा। लेकिन हमारे पास यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है E2 इक्वल टू E1, तो मतलब कि अगर हम बात करें E2 sin थीटा माइनस E1 sin थीटा, तो E1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ भी E2, तो क्या आ जाएगा E2 sin थीटा में से E2 sin थीटा गया तो कितना बचा, 0। मतलब कि इस साइड जो है वहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रही होगी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर हम देखें तो यहाँ हमारी बात क्या है, यहाँ E1 cos थीटा की डायरेक्शन यही है, E2 cos थीटा की भी डायरेक्शन यही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल E जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E2 की जगह हम क्या ले सकते हैं E1, तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू 2E1 cos थीटा, इक्वेशन 3। अब हमारे पास थीटा क्या है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है ये कितना आ जाएगा हमारा थीटा, तो ये भी हमारा कितना आएगा थीटा, दोनों पॉइंट चार्ज सेम है क्योंकि और डिस्टेंस सेम है। अब थीटा इक्वल टू है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस कितना है L, हाइपोटेनियस कितना है √r² प्लस L²। सो वी कैन से इन ट्राइंगल POA cos थीटा इक्वल टू AO अपॉन AP मीन्स दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए, तो cos थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, L अपॉन r² प्लस L² का होल अंडर रूट मतलब कि 1/2 की पावर। E1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही है, E1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1/4πε, ये भी रख दीजिए अब आप। तो 2 इंटू 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू L अपॉन r² प्लस L² 1/2। यहाँ देखिए ये बेस सेम है, r² प्लस L² और r² प्लस L² पर 1/2 की पावर, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2QL को क्या लिख सकते हैं हम P, तो ये हमारा क्या आ गया 10, ये पूरा हमारा आ गया, ये हमारा मेन आंसर है। बट अगेन यहाँ r² प्लस L² को हम क्या लिख सकते हैं, r², L² को निगलेक्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा आंसर 2P अपॉन r² पे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, r3, मतलब E को एक्सियल हमारा आ गया, क्या आएगा 1/r3। डायरेक्शन क्या आएगी हमारी दिस वन, ये डायरेक्शन आएगी। ये डायरेक्शन कहाँ से है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा रही है। पहले में हमारी डायरेक्शन आई थी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इसमें है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दोनों ही एक्सियल और कोएक्सियल की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। थर्ड जो डेरिवेशन वो आप अपनी बुक से करेंगे। इसका एक्सप्रेशन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा 1/4πε0 P अपॉन r³ इंटू √3 cos का थीटा प्लस 1। ये मतलब कि किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है। तो अगर हम इसको चेक करें, अगर मैं एक्सियल है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 0, तो क्या आ जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 + 1 इक्वल टू 4 का √2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2P अपॉन r³। तो हमारा आंसर भी वही आया हुआ था। तो ई एक्सियल कितना आता है 2P अपॉन r³। अगर हम कोएक्सियल की बात करें तो थीटा कितना होता है 90, तो अगेन cos 90 0, 0 इंटू 3 0, 0 + 1 1, 1 का √1, मतलब कितना आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन r³। तो ये हमारा एक्सियल है, ये कोएक्सियल है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई ज़्यादा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू ई कोएक्सियल। ये हमारा रिलेशन होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब जो हम बार बार बात कर रहे थे डायरेक्शन की, वो देखें। ई एक्सियल में हमारी डायरेक्शन थी ई की, वो थी नेगेटिव टू पॉजिटिव।
ई कोएक्सियल में डायरेक्शन थी वो क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसा कहा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक थ्योरी क्वेश्चन आता है कि एक्सियल में जो ई की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल के अलोंग होती है या डाइपोल के अपोजिट होती है, या कोएक्सियल में अलोंग होती है या अपोजिट होती है। तो ये एक एमसीक्यूज टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो इससे आप समझ में आएंगे कि एक्सियल में डाइपोल के अलोंग होती है जैसी डाइपोल की वैसी, और कोएक्सियल में डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन इसकी होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब फिर से पुराना चलते हैं। ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो आया था वो आया था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और अब बात करते हैं ई ड्यू टू डाइपोल, तो ये आ रहा है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन या तो 2p अपॉन आर क्यू या p अपॉन आर क्यू, मतलब कि 1/r क्यू। ये भी पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, और जब हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे हम उनको और को भी कोरिलेट करते चलेंगे।